नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। अपनी मौत के 2 साल पहले ही श्रद्धा को यह अंदेशा हो गया था कि आफताब उसे मार डालेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रद्धा को इस बात की भी भनक लग गई थी कि आफताब उसे किस तरीके से मारेगा और मारने के बाद उसके शरीर के साथ क्या क्या करेगा। इन सारी बातों की जानकारी श्रद्धा ने एक लेटर के जरिए मुंबई पुलिस को दे दी थी, लेकिन पुलिस ने श्रद्धा के इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा हम सबके सामने है। पुलिस आफताब को लेकर श्रद्धा के टुकड़े तलाश रही है। लफ्ज़ जिहादी आफताब की पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है। पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले आफताब का नार्को टेस्ट भी होना है। कोर्ट में दिए अपने बयान से आफताब इस थ्योरी को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि उसने यह सब कुछ गुस्से में आकर अचानक कर दिया और करने के बाद उसे काफी अफसोस हुआ। इस थ्योरी को स्थापित कर आफताब अपने आकाओं और उनके नेटवर्क को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत श्रद्धा के टुकड़े किए गए। इस नेटवर्क का काम अभी भी चल रहा है। अभी भी कोई हिंदू बेटी इस चंगुल में फंस रही होगी। इस समय भी किसी को काटने और मारने की योजना बन रही होगी। यदि इस लफ्ज़ जिहादी को सिर्फ एक हत्या का मामला बताकर जांच की जाएगी और चार्जशीट दाखिल कर फाइनल इसे क्लोज कर दिया जाएगा, तो लफ्ज़ जिहाद के खतरनाक नेटवर्क को तोड़ा नहीं जा सकेगा। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या श्रद्धा की जघन्य हत्या जिहादी नेटवर्क का हिस्सा है। क्या आफताब गजवाए हिंद के आकाओं द्वारा संचालित लफ्ज़ जिहाद नेटवर्क का एक गुर्गा था। आफताब के नेटवर्क में और कितनी श्रद्धाएं फंसी हुई हैं। क्या मस्जिदों से चलाया जा रहा लफ्ज़ जिहाद का नेटवर्क और क्या आफताब प्रतिबंधित संगठन PFI से भी जुड़ा था। आफताब श्रद्धा को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसका जिक्र श्रद्धा ने अपने उस लेटर में किया है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। आफताब, जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसके बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज पहले दिन से ये कहता आ रहा है कि आफताब उस रैकेट का हिस्सा है जो गजवाए हिंद के मकसद से संगठित रूप से अलग अलग तरीके के जिहाद को अंजाम देता है। आफताब को लव जिहाद के लिए चुना गया था, जिसे उसने बखूबी अंजाम दिया। श्रद्धा को अपनी जाल में फंसाने से लेकर उसे 35 टुकड़ों में काटने तक सारी योजना पहले से तैयार थी। इस योजना को आफताब बना नहीं रहा था, बल्कि उसे अंजाम दे रहा था। श्रद्धा के दोस्तों और उसे जानने वालों के जो बयान सामने आए हैं, उन बयानों और अब श्रद्धा की जो चिट्ठी सामने आई है, वो ये चीख चीख कर बता रही है कि श्रद्धा को किस तरह से इन जिहादियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा था। श्रद्धा को पता था कि आफताब उसे मारने वाला है। श्रद्धा को पता था कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला है। श्रद्धा को पता था कि आफताब उसके टुकड़ों को जंगलों और तालाबों में फेंककर उसका नामो निशान मिटाने वाला है। फिर भी वो उसके साथ बनी रही। श्रद्धा ने आज से ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को मुंबई के बसई थाने को ये सारी बातें पत्र के जरिए बताई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस और NCP समर्थित उद्धव सरकार ने अपनी तुष्टीकरण नीतियों के कारण श्रद्धा की चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो शायद श्रद्धा हमारे बीच होती। सवाल ये भी है कि सब कुछ जानते हुए भी श्रद्धा क्यों आफताब के साथ बनी रही। श्रद्धा ने अपने पत्र में आफताब के द्वारा ब्लैकमेल करने की जो बात की है, वो क्या है। श्रद्धा को आफताब ने जिस रैकेट में फंसा दिया था, क्या वहां से निकलने के लिए मौत ही एकमात्र रास्ता थी। श्रद्धा को आफताब ने जिस रैकेट में फंसा दिया था, क्या वहां से निकलने के लिए मौत ही एकमात्र रास्ता था। क्या जिस मस्जिद में आफताब नियमित रूप से आता जाता था, वहां से जुड़े हैं इस साजिश और मौत के तार। क्या श्रद्धा को मारने और काटने की योजना मस्जिद में बनाई गई थी। क्या इस साजिश में आफताब और मौलाना के अलावा भी कोई शामिल है। ऐसे दर्जनों सवाल हैं जो नार्को के दौरान आफताब से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इन सब का जवाब केवल और केवल आफताब ही दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
श्रद्धा के इस लेटर के सामने आने के बाद दर्जनों सवाल उठ के खड़े हुए हैं और सारे सवाल चीख चीख के इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आफताब केवल अकेला वो शख्स नहीं था जिसने श्रद्धा की हत्या की और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, बल्कि आफताब उस नेटवर्क का हिस्सा था जिस नेटवर्क के जरिए और ना जाने कितनी श्रद्धाओं को निशाना बनाया जाता रहा है और आगे भी बनाया जाता रहेगा। अगर इस मॉड्यूल का, अगर इस नेटवर्क का खुलासा नहीं किया गया, इससे तोड़ा नहीं गया, तो और भी लोग इसमें फंसते रहेंगे और अपनी जान देते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे इसी पे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री भी हैं और इस तरह के सोशल कॉज पे वो बहुत ही अच्छी अपनी समझ रखती है, इसलिए आज मैंने उनको अपने साथ जोड़ा है, प्राची जी। और इसके बाद अलावा अब्दुल गनी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर है, डॉक्टर प्रणव काबरा हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में प्राची अधिकारी जी से करना चाहूँगा। प्राची, आवाज़ मिल रही है? सबसे पहले आप तीनों मेहमानों को मेरी आवाज़ मिल रही है? मेरे को फोन पे नहीं मिल रही है, मुझे स्काइप पे मिल रही है। कोई बात नहीं, आवाज जानी चाहिए चाहे जैसी भी हो। सबसे पहले मैं प्राची आप ही से बात करना चाहूँगा। ये जो पूरी थ्योरी चल रही है, जब से ये मामला चल रहा है, आप भी इसको फॉलो कर रही है, मैं आपके पोस्ट भी देख रहा हूँ, आप जिस तरीके से इस बात को लेकर के कह रही हैं और जैसे ये अंजाम तक पहुँच रहा है, और अभी बीच में ये जो लेटर आया, लेटर से पहले एक बात ये भी आई थी कि श्रद्धा ने आफताब के गुस्से को लेकर के एक डॉक्टर से बात भी की थी और उसने इलाज के लिए बात करी थी, और जो बात आफताब कोर्ट में जाकर के एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि उसने आउट ऑफ रेज गुस्से में आकर अचानक ऐसा कदम उठाया और उसके बाद उसे बहुत अफसोस हुआ, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये उसका इंडिविजुअल मामला है, वो किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। क्या आप भी इस बात को मानती हैं या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है संगठित अपराध की तरफ इशारा कर रही है और ये एक नेटवर्क है जिसमें केवल आफताब ही नहीं, आफताब के जैसे और भी बहुत सारे गुर्गे होंगे जो पूरे देश में इस तरीके के नेटवर्क को चला रहे हैं? और हमारे पास कुछ और ऐसे मामले हैं जिसे मैं इसी प्रोग्राम में आखिरी में दिखाऊंगा और उनको मैं जोड़ने की भी कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहता हूं कि जब लेटर ये सामने आया है, लेटर के सामने आने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आफताब उस नेटवर्क का हिस्सा था जो गजवाए हिंद के नेटवर्क को चलाता है, या ये उसका इंडिविजुअल मामला है? बिल्कुल ऐसा लगता है। जो अभी तक हमारे सामने चीजें आ रही हैं, जैसे उसका परिवार एकदम से गायब हो जाता है 20 दिन पहले, आपने देखा होगा, ये सब चीजें इशारा करती हैं। और जैसे चिट्ठी सामने आई, ये तो चिट्ठी तो मुंबई में सामने आई है, तो उद्धव सरकार ने उस समय क्या करा था? जब उसने लेटर लिखी थी उस समय पर, तब उद्धव सरकार थी, तो उन्होंने क्या करा था? तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो गया हो, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। उसकी क्यों नहीं, आपने सुशांत का भी मामला देखा होगा, उस समय भी सीरियसली नहीं लिया गया। जब एक मिनट प्राची, आपके पीछे से कोई आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, शायद ये मस्जिद की आवाज। अरे तो बंद कीजिए ना, ये कितनी बार मैंने कहा कि जब ये होता है इस समय अजान अजान की आवाज मत लाइए बीच में प्लीज। ये जो भी आपके पीछे से आ रही है? जी हाँ, मेरे पीछे से आ रही है। चलिए, मैं आपको जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रणव काबरा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रणव जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा एक चीज़, जिस तरीके की बात श्रद्धा ने शायद आपसे कभी कांटेक्ट किया था आफताब को लेकर के, क्या कहा था श्रद्धा ने और क्या इशू था? श्रद्धा के साथ कोई इशू था या किसी दूसरे के इशू के बारे में श्रद्धा बात कर रही थी? क्या था पूरा मसला, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। 2021 फरवरी की बात है, मुझे फोन कॉल आया था श्रद्धा जी का कि उनको कुछ मेडिकेशन चाहिए। ऑनलाइन मेडिकेशन का उस टाइम ट्रेंड काफी चल रहा था, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन काफी चल रहे थे, बिकॉज कोविड की वजह से लोग अस्पताल या क्लिनिक पे नहीं जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था कि आप मेडिकेशन ऑनलाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो उनको लगा था कि जो मेडिकेशन वो मेरे से मांग रही है उनको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकेशन मांग रही थी वो एंटी स्ट्रेस बोलो, एंटी डिप्रेसिव बोलो, इस तरह की मेडिकेशन वो डिमांड कर रहे थे फोन पे। तो मैंने उनको बोला कि ये दवाइयाँ जो है फोन पे अवेलेबल नहीं हो सकती, ना हम उसको फोन पे प्रिस्क्राइब कर सकते, चाहे वो व्हाट्सएप का माध्यम हो या फिर कोई ऐप जो मेडिकल ऐप होते हैं उसके जरिए हम ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको फिजिकली आना पड़ेगा अस्पताल में या कंसल्टिंग रूम में और आपको डिस्कस करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। आपको शिजोफ्रेनिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, या एंटी प्रॉब्लम है, या क्या है, वो सब जाती है। तो ये जो डिप्रेशन की दवा श्रद्धा अपने लिए मांग रही थी या आफताब के लिए मांग रही थी, या क्या इस और भी कोई बात हुई थी आपकी? लास्ट लाइन जो उन्होंने बोला था कि मैं आफताब के साथ आती हूँ, तो वो संदर्भ में मुझे ये लग रहा है कि
मेडिकेशन जो थी वो आफ्ताब के लिए वो डिमांड कर रही थी, एज अ पार्टनर बोलो, एज अ गर्लफ्रेंड बोलो, एज अ लिव इन बोलो, एज अ केयर टेकिंग बोलो, एज अ समझदारी के लिए बोलो कि वो दवाई मुझे उनके लिए चाहिए। ये मेरा तजुर्बा या मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बात की थी वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो दवाई वो उनके लिए मांग रही थी, आफ्ताब के लिए मांग रही ये डेट क्या बताया आपने? थी। फरवरी के लास्ट वीक की बात है, 2021 की बात है। उस टाइम एज अ हॉस्पिटल एज अ कंसल्टिंग फिजिशियन मैं अवेलेबल था हॉस्पिटल में, और 6 महीने में अस्पताल में था। कोविड के टाइम में घर नहीं गया था, तो मैं वहीं रहता। तो मैं आई वाज वेरी फेमस कि डॉक्टर काबरेज अवेलेबल है, उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो काफी लोग जो है सोशल वर्कर हो गए, वो लोग तो फोन लेके आते थे, बात कराते थे पेशेंट्स का, मैं उनका ट्रीटमेंट करता था फोन के ऊपर। काफी सारे पेशेंट जिनको घर में कोविड हुआ था, क्वारंटाइन किया गया था, बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैं ट्रीटमेंट देता था घर के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है चल रही थी। उस दौरान बीच में ये एक फोन कॉल था, और मुझे ये श्रद्धा वही लड़की है इसलिए समझ में आया क्योंकि लास्ट लाइन जो उन्होंने आफ्ताब का नाम लिया, अगर वो शायद आफ्ताब का नाम न लेते तो शायद मैं आज नहीं बता रहा होता कि ये बातें मेरे साथ। एक लड़की नाम है आफ्ताब, श्रद्धा जो लड़की है उससे मेरी ऐसी बातचीत हुई। ओके, एक चीज़ काबरा साहब मैं और जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि फरवरी 2021 और अभी आज जो एक पत्र सामने आया है श्रद्धा का, वो 23 नवंबर 2020 का लिखा हुआ है। उस पत्र में उसने लिखा है श्रद्धा ने कि उसको इस बात का अंदाज़ा है या आशंका है इस बात को लेकर के, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया है कि वो आफ्ताब मुझे मार देगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, यहाँ तक उन्होंने कहा है। क्या आपको लगता है कि 2020 में जो उसकी मनः स्थिति रही होगी और 2021 में जो आपको उन्होंने बात की, क्या आपको लगता है कि आफ्ताब का बहाना बनाया गया, वो पिल्स उनको अपने लिए चाहिए था? क्योंकि जो स्थिति चल रही है, अगर लेटर से इस पिल्स को मांगने की घटना को आप जोड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि श्रद्धा की मानसिक स्थिति जो है उस समय 2021 में जब वो आपसे बात कर रही थी वो नॉर्मल थी? देखिए सर, बात ऐसी है ना, कोविड का माहौल चल रहा था, काफी लोग बेरोजगार हो गए थे, फाइनेंशियल इश्यूज काफी लोगों को हो गई थी। और आजकल यंगस्टर जो है वो 12th या पास करते हैं, बीकॉम पास करते हैं, और वो कॉल सेंटर में लग जाते हैं। वो क्या जॉब करती थी मैं जानता नहीं, तो मेरी सिर्फ बात जो 2 से 2.5 मिनट मेरी बात हुई थी उनसे, तो उस दौरान कोई भी पेशेंट इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, इतनी जल्दी ओपन नहीं होगा। और हमें एज अ डॉक्टर मिले कि हाँ चलो कोविड का मामला है, शायद कोई घर में कोई एक्सपायर हुआ होगा कोविड के अंदर, या कुछ सीरियस रहा होगा गाँव में कोविड के अंदर। पूरे इंडिया में कोविड चल रहा था, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हुआ हो, जॉब छूट गया हो, या घर में थोड़ी अनबन हो जाती है। उस दौरान आई थिंक सबकी जो है प्रॉब्लम जो है हो रही थी, काफी सारे घरों में इश्यूज हो रहे थे। तो डेट वाज टेकन वेरी नॉर्मली कि हाँ भाई शायद घर में कुछ बिल्कुल उस समय आपने इसे नॉर्मली लिया, लेकिन जब ये घटना सामने आई तो फिर उससे आपने कनेक्ट करके आप उसको देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने उनको बोला था कि देखिए ये जो पेशेंट होते हैं साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, और इनको इससे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। एक चीज मैं डॉक्टर साहब और जानना चाहूंगा, ये जो लेटर आपने देखा क्या, जो अभी हम लोग दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, जो उसमें लिखा है, उसने सारी चीज़ें उसने कही है कि ब्लैकमेल कर रहा था मुझे मार देगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसके फादर आते हैं, ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी है। ये इस चिट्ठी जब कोई लिव इन में किसी के साथ रह रहा हो और फिर उसके खिलाफ अगर कोई चिट्ठी कोई लड़की पुलिस को भेजती है, उस समय साइकोलॉजिकली उसकी कंडीशन क्या होती है, क्या सोच रही होती है? एज ए डॉक्टर आप क्या जज करेंगे इसको, किस तरीके से? ये लिव इन रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज्यादा नाजुक टाइप है, ये हर दिन चेंज होता है। मतलब आज वो देखो, सबसे पहली बात है, एक तो कमिटेड नहीं है एज अ मैरिज, ठीक है, इट्स अ फ्री गोइंग थिंग, फ्रीली लाइक आप रह रहे हो नहीं भी रह रहे हो, दोनों चीज है, ठीक है। और उसके अंदर माता पिता का भी जोर रहता नहीं है, बिकॉज एडल्ट आप हो जाते हो, आप खुद अपना डिसीजन लेने लग जाते हो। तो एंड ऑफ द डे ऐसे में फीलिंग्स जो है ना एवरी सेकंड लोग चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी बोलेंगे कल तेरे साथ रहना नहीं है, परसों रहने लग जाएंगे, तो कोई उसमें लगाव नहीं है, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है, तो वो हिसाब से तकलीफ होती है। और आज की तारीख में गवर्नमेंट ने तो इतनी अच्छी सुविधा दी है, इतने अच्छे ऐप्स है, इतने अच्छे 1032 आई थिंक वो वुमेन केयर नंबर है, आप एक फोन करो विद इन 5 मिनट्स पुलिस स्क्वाड आ जाती है आपको हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारी बिल्कुल यही सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो सब कुछ जानते हुए भी श्रद्धा ने पुलिस को कॉल उस तरीके से नहीं किया, पुलिस को जो उसने लेटर लिखा तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2 साल का समय बीत गया उसके बाद उसने उसको फॉलो अप नहीं किया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। प्राची जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई। प्राची जी, अगर पीछे से अजान बंद हो गई हो तो बात शुरू करें आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, अजान दाग देना बंद कर दिया जी। ये जो बातें चल रही थी प्राची, क्या आपको लगता है ये, जैसा कि हमने कहा कि
आफताब ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंडिविजुअली इस मामले में था और इसको इंडिविजुअली ही देखा जाए, लेकिन जो हम लोगों के पास जो सूचना आ रही है, जो नेटवर्क से पता चल रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये पूरा एक नेटवर्क था और एक नेटवर्क के तहत आफताब काम कर रहा था। लफ्ज़ जिहादियों का एक गैंग है, दिल्ली से लेकर नहीं पूरे देश में ये फैला हुआ है और उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी। योजना कहीं और बनाई जा रही थी, इम्प्लीमेंट कहीं और किया जा रहा था और आफताब उसका एक गुर्गा मात्र था। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा, उसके माँ बाप का कोई जिक्र नहीं कर रहा है जी। उसके माँ बाप भी इसके शामिल है। उसका बाप जो है उसका मोबाइल लेकर वही गया होगा, क्योंकि मोबाइल नहीं मिल रहा है और 20 दिन पहले गए। इनको कैसे मालूम कि कुछ होने वाला है? 20 दिन पहले जाने वाले हैं, इनको कैसे मालूम चला? तो ये कुछ ना कुछ तो है। और इसमें एक अकेला लड़का ये सब करने, उसका जो दिमाग है, जो वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, उसको ये इंडिया में रहता है, उसको हिंदी नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती। यहाँ पर अंग्रेज आके हिंदी सीख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक्स आके हिंदी सीख लेते हैं। वो जो मुसलमान होते हैं, वो आप तमिलनाडु का मुसलमान भी उर्दू के नाम पर हिंदी बोलता है। वो जब कणिंका कह के लोगों को भड़काता है, तो वह कर्नाटक वाला भी हिंदी बोलता है। तो इनका अपना नेटवर्क रहता है। ये बिल्कुल झूठ है। ये उस लड़की के ना केवल पैसे खाता था, उस लड़की ये बिल्कुल मौलानाओं से मिला हुआ होगा और उसको इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कब तक इस्तेमाल करना है। उसके गले पड़ गई श्रद्धा ने सोचा ये मैं इससे शादी करूंगी, इसने वही सपने दिखाए होंगे। बाद में जब जी भर गया, सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, क्योंकि आप उसके लिए केवल सॉरी टू से एक प्राइवेट पार्ट है, उसके लिए बाकी और कुछ नहीं है। आप एक उसके लिए मात्र लौंडी हैं और एक काफिर की लड़की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है आप उसके लिए। बिल्कुल। अब्दुल गनी साहब, बिल्कुल हमारे साथ अब्दुल गनी साहब भी जुड़ गए हैं, सुन रहे हैं सारी बातों को। अब्दुल साहब, पहले भी गनी साहब आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि नहीं ये लफ्ज़ जिहाद का मामला नहीं होता। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि ये संगठित लफ्ज़ जिहाद का मामला नहीं है, गज़वाए हिंद से जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिविजुअल मामला ही है? बिल्कुल ये गलत इल्जाम है कि लफ्ज़ जिहाद गज़वाए हिंद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरी अहम बात यह है कि इसे जो है इंडिविजुअली ना लेके अब जो है सब पहलू से इसकी जांच कर ली जाए और इत्मीनान कर लिया जाए। जब आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बोलने में कोई संकोच नहीं करते हैं, तो आप इसके हर पहलू से जांच कर लीजिए और जो भी जांच में जो भी सामने आए उसको प्रशासन उसके मुताबिक सजा दे। ये मेरा कहना है। नहीं, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इस तरीके का मामला जब भी आता है, जो मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, तो रिश्ता चाहे 6 महीना चले, 1 साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले, अंजाम मौत पे ही जाके खत्म होता है। किस्सा जो है वो वहीं पे इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी है। अब सुनो, नहीं कहानी, सवाल अधूरा है मेरा, मैं आगे भी बोलूँ। लेकिन यही मसला जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो हिंदू समाज उसे बहुत ही बड़े दिल से उसका स्वागत करता है, अपने घर में उसी बहू बेटी की तरह उसे सम्मान देता है, इज्जत देता है और वही सब कुछ देता है जो एक हिंदू बेटी के साथ दिया जाता है। तो ये जो इतना बड़ा फ़र्क है, और जबकि अगर दूसरी तरफ अगर हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, तो फिर आपके जो जिहादी गैंग के जो लोग हैं वो लड़कों पे भी, उस लड़के पे भी हत्या का अटेम्प्ट करते हैं और मार भी, बहुत सारे मामले में उनकी हत्या भी हो जाती है। जी मुकेश जी, मैं बोल सकती हूँ? जी प्राची जी, मैंने कुछ नहीं बोला आपके बारे में, आपके बारे में कुछ नहीं बोला प्राची जी। आप सुनिए, आप मेरा टाइम मत खराब कीजिए प्राची जी, मुझे दिया गया टाइम। प्राची जी ठीक है, एक बार गनी साहब कह रहे हैं कि उनका टाइम है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, गनी साहब को बोल लेने दीजिए। जी, मैं आपके बार, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, सुनिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि इसको देखिए, अगर आप जिहादी मेंटेलिटी कह रहे, अगर वहीं से जोड़ रहे, इसको भी कर लिया जाए, इसकी जांच कर ली जाए, समझिए ना। बार बार इस तरह की बातें करना, मुसलमानों को बदनाम करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता है तब तक इस तरह की बातें। क्या इल्जाम, कौन सा किसे इल्जाम कह रहे हैं आप? दे रहे ना गज़वाए हिंद से जुड़ा हुआ और जिहादी मेंटेलिटी, इस्लाम में ये सब नहीं है और कोई मुसलमान ये चाहता भी नहीं है। इस तरह के हादसा तो होते रहते हैं। देखिए, ये है अलतकिया, ये अलतकिया देखिए, एक औरत आती है हैदराबाद से तो कहती है वो पारसी है, जबकि वो बदतमीजी कर मेरे आप गलत बोल रहे हैं। हमारी लड़की मेरी बात बोलने क्यों नहीं दे रही है? हम खामोश रहे, हम नहीं बोलेंगे कुछ, हम खामोश रहे। प्राची जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। प्राची जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, एक बार इनको खत्म कर दीजिए अपनी बात। बदतमीजी छोड़िए, इस सब डिबेट में अच्छी तरह से डिबेट कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है।
ठीक, गनी साहब बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह बात रहा हूं, पूरी कीजिए, हर तरह से इसकी जांच करा ली जाए, इत्मीनान कर लिया जाए, अब बार बार इल्जाम नहीं दिया जाए। आज भी सैकड़ों हिंदू लड़कियां मुसलमान घर में ब्याह कर आई हैं, शादी करके आई हैं और अच्छी तरह रह रहे, 2 हाथ साफ है। आपको कितने हिंदुओं की तस्वीर होता है? मुझे तो अब तो अपने आसपास कोई नहीं दिख रहा। अगर कोई होगा बॉलीवुड में तो होगा, बॉलीवुड में 1-2 उदाहरण आपको मिल जाते हैं, लेकिन समाज में मुझे तो नहीं मिला। जो भी मिला मुझे, जो भी दिखा मुझे, वो पीड़ित ही दिखा। जब भी मैंने उससे अकेले में बात करी तो मजबूरी के बस ही साथ है। पीड़ित को ना आप अगर तलाशे नहीं, आप आइए मेरे मोहल्ले में 10-12 फैमिली से, तो मैं मिला दूंगा जिसमें बहू बन के आई है। ठीक है, आप एड्रेस भेजिए, मैं अपनी रिपोर्टर को भेजूंगा। आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजिए, मैं आपकी परख कर ही लूँ। मुकेश जी नहीं हाँ बताइए प्राची जी, बताइए। क्या गारंटी लेते? इनके वहाँ 4 शादी नहीं है, हमारे वहाँ मम्मी होती है, आपके वहाँ 4 अम्मी होती है, 4 अम्मी होती है। हमारे 4 शादी है, अल्लाह करम, हम खुश है, हम खुश है। आपके जो सती प्रथा था, आपका जो सती औरतों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, तो हम उसका वो गलत था तो हम लोग विरोध कर रहे थे ना, हम लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे थे ना, उसको बदल दिए ना। तो आप भी बदलिए उसको, आप उसको मानिए। आप तो उसको गलत मान ही रहे हैं, जब तक गलत मानेंगे नहीं तब तक बदलेंगे कैसे? ठीक है, मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अभी। एक खबर हमारे पास, प्राची जी, अब्दुल गनी साहब और डॉक्टर साहब, एक खबर हमारे पास आज झारखंड से भी आई है, गोड्डा से, जहाँ पर मुस्कान नाम की एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू लवर से, हिंदू बॉयफ्रेंड था, उससे उसकी शादी की और उसके बाद कोर्ट में उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। उसकी जान से जानलेवा हमला हुआ उस लड़की पे। बाद में वो बचाया गया उसे पुलिस के द्वारा और अब वो हिंदू अपने जो घर में वो रह रही है अपने पति के साथ। मैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं उस पर, उसके बाद मैं उनसे भी बात करूंगा और एक बार अपने गेस्ट पैनल को बोलूँगा कि एक बार उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करें, मुस्कान से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जी देखते हैं रिपोर्ट। आज झारखंड के गोड्डा में मुस्कान खातून ने राम कुमार से शादी की। मुस्कान खातून अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बेहद खुश नजर आ रही थी, क्योंकि राम कुमार ने मुस्कान को वही प्यार और सम्मान दिया जो राम कुमार से शादी करने पर किसी भी हिंदू लड़की को मिलता। लेकिन मुस्कान की ये खुशी उसके परिवार वालों को हजम नहीं हुई और मुस्लिम परिवार ने कोर्ट परिसर में ही प्रेमी जोड़े पर हमला बोल दिया और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान को सुरक्षा दी। मुस्कान का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसे इस बात पर गर्व है कि वो एक हिंदू परिवार की बहू है, लेकिन मुस्कान के परिवार से लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब 2 अलग धर्मों से एक लड़का और लड़की प्यार में होते हैं तो मरने वाले में हिंदू लड़के और लड़कियों की ही हत्या की जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये चीखें हैं उन लव जिहाद की शिकार हुई हिंदू लड़कियों की और रिवर्स लव जिहाद के शिकार हुए हिंदू लड़कों की, जिनका जुर्म बस इतना था कि वो अब मुस्लिम लड़के और लड़कियों से प्यार कर बैठे, जिसका हर्जाना उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक मुस्लिम लड़की से 1 महीने पहले लव मैरिज करने वाले दीपक बर्डे नाम के युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव के टुकड़े कर गोदावरी नदी में फेंक दिया गया। हैदराबाद में नागराजू को सैयद सुल्ताना से शादी करना महंगा पड़ गया। हिंदू युवक को सैयद सुल्ताना के भाइयों ने मिलकर चाकू से काट डाला और शव को बीच सड़क पर फेंक दिया। राजस्थान में नरेंद्र और नगमा ने शादी की तो नगमा के पिता इस्लाम खान ने नरेंद्र पर ऑटो चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की। ऐसी सैकड़ों निर्मम हत्याएं हैं जिनमें हिंदू लड़के जिहादियों के शिकार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ मुस्कान और राम जुड़ गए हैं। अगर वो जुड़ गए हैं, मेरी आवाज़, मुस्कान और राम अगर आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज़, तो सबसे पहले स्वागत है आपको। क्या आवाज़ मिल रही है मेरी? जी। मुस्कान, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो भी हुआ, जो अभी हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया जिस बात का, आपके साथ क्या क्या हुआ जब आपके परिवार वालों को पता चला कि आप राम से शादी करने जा रही हैं या आप उनके प्यार में हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो आपके घर में क्या रिएक्शन था? और जब आपने शादी किया तो कोर्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, कोर्ट
वहाँ पे डराया धमकाया जा रहा था और हमको घसीट करके घर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। जी और शादी करने में मतलब अभी भी घर में डराया धमकाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे, यही सब धमकी मिल रहा है। फोन को आप अपने कान पे लगा लेंगे तो ज़्यादा क्लियर आवाज़ आएगी आपको और मुझे भी आवाज़ सही पहुंच पाएगी। जी बताएं फिर से। मुझे लग रहा है कुछ आवाज़ में दिक्कत हो रही है। राम, यदि आपको मिल रही है आवाज़ तो आप बता सकते हैं। जी सर बोलते हैं। जी राम बताइए। जी सर, मेरा नाम राम कुमार हुआ। क्या क्या हुआ आपके साथ, पूरी घटना बताएं आप। जी सर, आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके के चैलेंजेज आए, किस तरीके की धमकियां मिली, कैसे आपको जान से मारने की बात कही गई और कैसे पुलिस ने आपको बचाया और कैसे आप लोगों ने शादी की और परिवार वालों का कितना सहयोग रहा, आपके परिवार वालों का और मुस्कान के परिवार वालों का क्या रोल था? देखिए सर, सबसे पहले मैं जो लड़की की बात कर रहे हैं, जो अभी मेरे साथ बैठी हुई है, मुस्कान खातून नाम है उसका। जी सर, बिल्कुल। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से आवाज़ जब जुड़ेंगे तो फिर अच्छे से बात करेंगे। लेकिन वापस मैं प्राची के पास जाना चाहूँगा। प्राची, ये जो अभी देखा आपने मुस्कान की, उससे बात करने की कोशिश हो रही है, चूँकि नेटवर्क वहाँ पे नहीं है तो बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं प्राची आपसे जानना चाहूँगा, इस तरीके के मामले में जब भी हमने दिखाया, बहुत सारे मामले ऐसे आए कि जब लफ्ज़ जिहाद जब रिवर्स होता है तो वहाँ भी हत्या होती है और कभी भी मुस्लिम समुदाय इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके घर की बेटियाँ जो है वहां पर जाए। अगर गंगा जमनी तहजीब की आप बात करते हैं तो आपको दोनों चीजें स्वीकार करनी चाहिए। अगर इस बात की वकालत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये जिहाद नहीं है, ये प्यार है, तो फिर इधर के प्यार को आप मंजूर क्यों नहीं करते? प्राची जी देखिए सबसे बड़ी बात ये मुझसे पूछा आपने। जी प्राची, आप ही से पूछा। जी देखिए, मेरे पास भी इस तरह के मामले आए थे मध्य प्रदेश के। तो उसमें यह है कि लड़की ने खुद अपने मुंह से बताया कि उसके मामा पुलिस में हैं, उन्होंने वो इसलिए घर नहीं जाएगी क्योंकि इससे पहले उनके वहां किसी ने मुस्लिम से शादी करी, क्योंकि जात पात अलग थी। तो उन्होंने मुस्लिम लड़के को खेत में बुला के गोली मार दी और उसका केस भी पंजीकृत नहीं है। तो वो लड़की कह रही है अगर मैं हिंदू लड़के को लेकर जाती हूँ तो उसको मार देंगे। तो मैंने भी उसको समझाया। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, ये गुनाह है। लड़की तो ले आओ, अच्छी बात है, उसको जन्नत नसीब होगी, 7 खानदानों को सवाब मिलेगा, जो पड़ोसी है उनको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि एक काफिर लड़की को आपने मुसलमान बनाया, उससे 6-7 बच्चे पैदा करिए और उसे जंगे जिहाद में इस्तेमाल करिए और उसके अगर नाना नानी को भी मरवाना है तो उसके बच्चों से मरवा देना। और खानदान में अगर एक लौता भाई है, जो लड़कियां इनसे शादी करती हैं वो सुन ले, क्योंकि लड़का एक लौता लड़का है ना, तो बड़ा रिस्क होता है, उसके परिवार में मरवा देते हैं। कभी कभी तो लड़कियां इतनी लालची हो जाती है कि 15 साल बाद लड़कियां कहती, उनके घर वाले सिखा देते हैं कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ, अपने पति को मुसलमान बनाओ। ये भी होता है, इसलिए हम डरते हैं हमारे लड़कों का जाने से। और अभी ये और लड़के को मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि लड़का मुसलमान नहीं बना तो उसको छोड़ते नहीं और उसको सबसे पहले गाय का मीट खिलाएंगे। बिल्कुल चीजें का सोच है, ये कभी मिटने वाली नहीं है। और इनको लड़कियों को, ये अपनी लड़की को धक्के रखते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन दूसरे की लड़की को इन्होंने इसी प्रकार से दिमाग में है। वो जो बोलते हैं वहां से मस्जिद से चिल्ला चिल्ला के, मैं सुनती हूँ, इनकी लड़कियों को लौंडी बनाओ, इनकी लड़की से मुसलमानों काफिरों की लौंडी, लड़कियों को लौंडी बनाना। बिल्कुल। श्रद्धा वाले मामले में भी एक बात जो आया था कि उसे कॉर्पोरेट कॉल गर्ल बनाना चाहता था आफ्ताब, और श्रद्धा इसलिए मेंटल स्ट्रेस में थी। इस बात की भी जांच हो रही है कि उसे कॉर्पोरेट कॉल गर्ल बनाना चाहता था आफ्ताब। गनी साहब, मैं आपसे गनी साहब इसी पे मैं आपके रिएक्शन चाहूंगा। आप क्या कहेंगे? ये जो अभी मैंने स्टोरी दिखाई और ये जो सवाल मैंने अभी प्राची से किया कि क्यों एक तरफा सब चीज आप चाहते हैं? ठीक है, देखिए कोई मुस्लिम लड़के अगर किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है तो मोहब्बत होती है, इसको रोका नहीं जा सकता है, न मजहब रोक सकता है न समाज रोक सकता है ना। तो इस हिसाब से इसे गलत नहीं कहना चाहिए, इसे भी सम्मान देना चाहिए मुसलमानों को, है ना। और दूसरी अहम बात है कि कॉर्पोरेट कारीगर जो है, तो जो आफ्ताब का मामला है, अब क्या तहकीक में आएगी बात, ये तो सारा मामला जब क्लियर होगा तब पता चलेगा। तो इसमें जल्दबाजी ना की जाए, हर लिहाज से इसको सोचा जाए
और हर पहलू से इसे खंगाला जाए और जो भी नतीजा निकले प्रशासन के उसके बाद कोई डिसीजन। चलिए, आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पे या पब्लिकली आप लोग इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक ही है, क्योंकि उसमें आप दोषी, क्योंकि पीछे से जो समर्थन दिया जाता है वही सबसे बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं को आगे जाने का। और ये समस्या की मूल वजह यही है कि सामने आप कुछ बोलते हैं, पीछे आप कुछ बोलते हैं, जुबान पे आपकी कुछ और होता है, दिल में आपके कुछ और होता है, और इसीलिए समस्याएं बढ़ती हैं। इसी को अलतकिया। जी, मेरे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट अब्दुल गनी आपसे चाहूंगा कि इस आफताब के मामले पे आपका आखिरी क्या कमेंट, क्या मानते हैं इस पूरे मामले पे? अगर आपसे पूछा जाए कि एक शब्द में अपनी टिप्पणी दें तो आप क्या देंगे? यही देंगे कि बस ये बहुत ही जुल्म की इंतहा थी, बस और कुछ नहीं। आफताब को आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा वो मतलब वो आदमी था, पैकेट कुछ पागल था वो, और क्या कहेंगे। और जो भी सजा मिले उसको। चलिए हमारे पास समय की कमी है, समय खत्म हो रहा है। राम और मुस्कान से हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही है उनसे बात करेंगे फिर आगे दूसरे बुलेटिन में। लेकिन फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका, राम और मुस्कान, आप वहाँ गोड्डा से जुड़ने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्राची अधिकारी जी, आपका, डॉक्टर साहब जुड़े अभी हालांकि नहीं है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब्दुल गनी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन श्रद्धा ने जो पत्र लिखा और जिस पत्र में जो बातें कही हैं, उस बात पर अगर पुलिस, वहाँ मुंबई की पुलिस अगर विश्वास कर लेती, मुंबई के पुलिस अगर उस पर एक्शन ले लेती, तो शायद श्रद्धा हमारे बीच में होती। लेकिन मुंबई की पुलिस ने तभी उस पर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि 23 नवंबर 2020 को वहाँ पर उद्धव की सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन था, और वो जो सरकार थी वो किसके लिए काम करती थी वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के सत्ता तक पहुंचे थे, वो अगर आफताब को दोषी बनाते हुए किसी पत्र पर कार्रवाई करते तो शायद उनका राजनीतिक एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होता। अगर राजनीति से अलग हट करके पुलिस काम करती, दबाव से अलग हट करके पुलिस काम करती, तो श्रद्धा के आज टुकड़े नहीं हुए होते। इस लेटर ने यह बता दिया है कि श्रद्धा जो है वो जानती थी कि आफताब उसकी हत्या करने वाला है, आफताब उसको टुकड़े टुकड़े करने वाला है, लेकिन पुलिस ने उसे बचाव में कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य में है, और इस बात से पर्दा अगर कोई उठा सकता है तो वो केवल आफताब है, कि वो क्या चीज़ थी, किस बात को लेकर आफताब जो है श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से आफताब इतना सब कुछ जानते हुए भी आफताब का साथ नहीं छोड़ रही थी और अपने माता पिता के पास वापस नहीं जा रही थी। जब तक ये खुलासा नहीं हो जाता है तब तक ये केस भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा। मुझे और आपको सबको इंतजार होगा कि आखिर इस बात का जवाब क्या मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।